अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। अब हम IG2 रिपोर्ट के पोर्शन 2 की तरफ जाते हैं, जो कि मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स के बाद शुरू होता है। इसमें मैं आपको ये चीज़ बताती चली जाती हूँ कि ये जो सेक्शन है इसमें बेसिकली 3 एक्शंस आपने प्रायोरिटाइज करने होते हैं। यानी कि 3 जो एक्शंस आपने कॉलम नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में आपने किए थे, पार्ट नंबर 2 के मुताबिक जो है आपने 3 एक्शंस देखने होते हैं कि कौन से इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को करने चाहिए। उनमें से 3 एक्शंस को आप रख लेंगे अपने सामने। तो उनका जो कॉलम नंबर 4 है, जो कंट्रोल मेयर का कॉलम नंबर 4 है, उसके मुताबिक जो है आप काम करेंगे। जैसे कि आप पहला जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन 1 के लिए कोई भी आप सिलेक्ट करते हैं, उसमें आप बताएंगे कि पहला एक्शन जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ कि डस्ट, हैजर्डस सब्सटेंस का डस्ट था, तो उसमें कंट्रोल मेयर एक उन्होंने सजेस्ट किया था वेंटिलेशन सिस्टम। तो इसमें आप क्या लिखते हैं, जो भी आपको लग रहा हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे परचेज द वेंटिलेशन सिस्टम टू कंट्रोल दिस हैजर्ड। ब्रैकेट्स में आप हैजर्ड कैटेगरी को मेंशन करेंगे कि इस हैजर्ड कैटेगरी से लिए। तो याद रखिएगा, इसमें आपने सिर्फ उन्हीं में से प्रायोरिटाइज करने होते हैं एक्शंस जो आपने पार्ट 2 पे जिन पे काम किया होता है। स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी हैजर्ड यहाँ पे उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके मार्क्स लूज हो जाते हैं। नो, आपने ऑलरेडी जिस पे पार्ट 2 पे काम किया हुआ है उसी में से ही कॉलम 4 पे आप काम करेंगे। एक्शन टेकन फ्रॉम कॉलम 4 इसलिए उन्होंने लिखा है क्योंकि जो कंट्रोल मेयर्स हमने सजेस्ट की हैं उसमें से किसी एक कंट्रोल मेयर पे काम होगा। आपने बता दिया कि भाई परचेज करें वेंटिलेशन सिस्टम। अब स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स में आपने क्या बताना होता है? स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स में आपने ये बताना होता है कि भाई स्पेसिफिकली ILO का कौन सा लॉ कहता है कि ये चीज़ होगी तो हम इस चीज़ को बेहतर बना सकेंगे। तो आपने ILO का लॉ यहाँ पर ऐड करना है। याद रखिएगा कि ILO के अलावा कोई और लॉ ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि वो अपने वर्कर्स को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। ILO का लॉ भी एक ये कहता है कि सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाए। आप इसमें वो ILO का लॉ ऐड करें और नीचे एक दो लाइनों में एक्सप्लेन करें कि ये लीगल आर्ग्यूमेंट है। इसमें आप 2 लॉज भी बता सकते हैं, 3 लॉज भी बता सकते हैं ILO के, जो कि आपके जो कंट्रोल मेयर है उसकी सपोर्ट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि कंसिडरेशन ऑफ द लाइकलीहुड एंड सवेरिटी है। लाइकलीहुड क्या होता है? अब वो ये कहते हैं, अब इसमें ये चीज़ बताएं कि ये जो हैजर्ड जिसके अगेंस्ट आपने एक्शन बताया है, इसके हैजर्ड के होने का चांस कितना है। लाइकलीहुड का मतलब होता है एक चीज़ के होने का चांस कितना है। किसी चीज़ों के हो हैजर्ड तो मौजूद होता है, लेकिन किसी चीज़ों के होने का चांस बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल स्पिलेज होती है कहीं पे, अगर वो ऑयल स्पिलेज किसी बैकयार्ड में है और वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, तो उसका जो चांस है हादसे के होने का बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही ऑयल स्पिलेज एंट्रेंस डोर पे मौजूद है जहाँ पे लोगों की आमद और रफ्त बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ के होने का चांस उसी हिसाब से, लाइकलीहुड जो है उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि इस हैजर्ड को जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन 1 में, उसके होने का चांस कितना है, ज़्यादा है, कम है, और क्यों है ये ज़्यादा या कम, आपने रीज़न देना है। जब आप लाइकलीहुड को 2 से ढाई लाइनों में बता देंगे, उसके बाद आपने सवेरिटी की तरफ आ जाना है। क्योंकि रिस्क कैसे बनता है, लाइकलीहुड और सवेरिटी दोनों मिलके जो है रिस्क को बनाते हैं। सवेरिटी क्या होती है, किसी चीज़ की इंटेंसिटी कितनी है। तो आपने ये बताना है कि इस हैजर्ड ये कितना इंटेंस है, ये कितना सवेयर है। क्या इससे सिर्फ कोई बस वक्ती तौर पे किसी को टेम्परेरी कोई माइनर इंजरी होगी, या मेजर इंजरी होगी, या डेथ हो सकती है। तो वो सवेरिटी हमने इसमें बेसिकली बतानी होती है। सवेरिटी को इनकाउंटर करने के लिए वो ये कहते हैं हमें 4 पॉइंट्स बताएं कि एक चीज़ की होने की सवेरिटी हमें तब पता चलेगी जब ये 4 पॉइंट्स बताए जाएंगे कि टाइप्स ऑफ इंजरीज इससे क्या क्या हो सकती हैं, इससे क्या क्या हादसा हो सकता है। बोन्स फ्रैक्चर हो सकती हैं, जो बैक बोन्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, डेथ हो सकती है, क्या हो सकता है, आपने वो स्पेसिफिकली बताना है। अब ये वही प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे ले सकते हैं स्पेसिफिकली, जो कि आपने पार्ट नंबर 2 में बताए होंगे अपने हैजर्ड के अगेंस्ट। और अगर और भी ज़्यादा इंजरीज हो सकती हैं तो वो भी इसमें आप बता सकते हैं। फिर कितने नंबर ऑफ वर्कर्स इस हैजर्ड से या इस रिस्क से अफेक्ट हो सकते हैं।
अब आप ये बताएँगे कि उस एरिया में कितने लोग हैं, 25 लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं, 20 लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं, या सुबह की शिफ्ट भी अफ़ेक्ट हो रही है, या जितने भी वर्कर्स हैं वो सब अफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आपने बेसिकली नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं, यानी कि क्वांटिटेटिवली बताना है कि कितने लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं उस हैज़र्ड से। फिर हाउ ऑफन द एक्टिविटी इज़ कैरिड आउट। अब वो ये कहते हैं कि ये बताएं कि ये एक्टिविटी कब कब होती है। जैसे वो डस्ट क्यों बनती है, डस्ट इसलिए बनती है क्योंकि वो बार बार, जब फॉर एग्जांपल जहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे होते हैं वहाँ पे डस्ट होती ही तब है जब लकड़ियाँ काटी जाती हैं। तो आप ये बताएं कि दिन में 4 दफ़ा ये एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये हैजर्ड्स का रिस्क जो है वो ज़्यादा है, 5 दफ़ा होती है, 1 दफ़ा होती है। तो ये एक्टिविटी कितने टाइम जो है दिन में कैरिड आउट होती है, वो आपने बताना है। फिर हाउ वाइड स्प्रेड द रिस्क इज, यानी कि ये रिस्क कितना वाइड स्प्रेड है। अब वो जो डस्ट है वो सिर्फ उस एरिया के लोगों को अफेक्ट कर रही है या पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रही है। तो आपने उसका जो स्प्रेड हुआ हुआ है, जो स्कोप है, वो कहाँ तक स्प्रेड हुआ हुआ है, क्या वो हर डिपार्टमेंट में मौजूद है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करिए, किस तरह से अफेक्ट करिए, वाइड स्प्रेड आपने उसका ये बताना है कि किस तरह से हो रही है। तो इस तरह से आप अपना लाइक्लीहुड और सवेरिटी जो है वो एक्सप्लेन कर सकेंगे। लाइक्लीहुड, किसी भी चीज़ के होने का चांस कितना है, इस हैजर्ड के होने का चांस कितना है, हाई है, लो है, मीडियम है, और उसकी रीज़न क्या है। और इसी तरह सवेरिटी ज़्यादा है या कम है वो बताने के लिए आपको ये 4 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। लास्ट जो इसका सेक्शन है वो कह रहा है हाउ इफेक्टिव द एक्शन इज लाइकली टू बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क। अब ये कह रहे हैं, ये तो आपने बता दिया कि एक्शन क्या लेना चाहिए, लीगल आर्ग्यूमेंट्स भी आपने दे दिए हैं, इस हैजर्ड की जो चांस होने का चांस कितना है और उसकी इंटेंसिटी सवेरिटी कितनी है वो भी बता दिया। लेकिन अब ये बताएं कि कंट्रोल मेजर, इट सेल्फ कंट्रोल मेजर कितना फ़ायदेमंद है, कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट है, उसको बताने के लिए आपने ये 3 पॉइंट्स बताने होंगे, जिसमें सबसे पहले तो आप बताएंगे इंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन क्या है। यानी कि जो आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि डस्ट के लिए वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, क्या वो हैजर्ड को कंट्रोल कर लेगा या नहीं करेगा। तो आपने बेसिकली उस वेंटिलेशन सिस्टम के पॉजिटिव पॉइंट्स 2-3 बताने हैं, ताकि आप उस एक्शन को उसके बेनिफिट्स को एलेबोरेट कर सकें। ठीक है, बेनिफिट्स आपने बताने हैं अपने एक्शन के। फिर नंबर 2 पॉइंट में वो ये कहते हैं कि जस्टिफिकेशन फॉर द टाइम स्केल दैट यू इंडिकेटेड इन योर रिस्क असेसमेंट। इसमें वो ये कह रहे हैं वो टाइम स्केल बताएं कि कितने टाइम पीरियड में वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो आप ख़रीद सकेंगे। तो आपने वो टाइम पीरियड वही बताना है जो आपने पार्ट 2 में अपने कंट्रोल मेजर के आगे टाइम पीरियड बताया था। अगर ये डिफर करेगा, इसमें किसी किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, तो आपका ये नॉट मेट सेक्शन हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट फेल हो जाएगी। तो आपने टाइम स्केल बताना है कि भाई जो मैंने एक्शन रेकमेंड किया है उसके कंप्लीट होने का टाइम पीरियड इतना है, और उसकी रीज़न आपने ये बतानी है। वेंटिलेशन सिस्टम हमें 1 महीने में टाइम स्केल मैंने दिया है, 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने का टाइम इसलिए दिया है क्योंकि 1 महीने के बाद जो है हमारा बजट अप्रूव होगा और हमें रिसोर्सेज मिल सकेंगे और फिर हम इसको बाय कर सकेंगे। तो आपने वो जस्टिफिकेशन देनी है, रीज़न देनी है कि आपने 1 महीने का टाइम क्यों दिया, या 2 महीने का, या 3 महीने का, या 4 महीने का टाइम क्यों दिया, वो जस्टिफिकेशन आपने देनी होगी। और लास्ट में आपने ये बताना होगा कि वेदर यू थिंक द एक्शन विल फुली कंट्रोल द रिस्क और नॉट, कि ये जो एक्शन आप बता रहे हैं क्या ये इस हैज़र्ड को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई हाँ ये एक्शन फुली कंट्रोल कर रहा है। अगर नहीं फुली कंट्रोल कर रहा, पार्शली कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी सपोर्ट में और कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि ये हैज़र्ड मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो सके। तो इस तरह से आपने इन 3 पॉइंट्स को बताना है। बेसिकली ये एक्शन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इस पार्ट 4 में पूछ रहे हैं, चौथे हिस्से में जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि जो जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन 1 है, आपने इसी तरह ही सारे तीनों एक्शन जो हैं आपने खुद से चूज़ करने होंगे पार्ट नंबर 2 से। पार्ट नंबर 2 के अलावा बाहर से कहीं से भी ना लीजिएगा, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 आप जो है एक्शंस वहाँ से ले लीजिएगा और उन्हीं पर, तीनों पर इसी तरह ही आपने काम करना होगा। तो आपने जब 3 एक्शंस प्रायोरिटाइज कर लें
प्रायोरिटाइज़ एक्शंस वही की जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ऑर्गेनाइज़ेशन में सबसे पहले करेक्ट किए जाने चाहिए, ताकि मैक्सिमम कंट्रोल मेजर्स को लेते हुए मैक्सिमम तरीके से आप एफिशिएंटली काम करवा सकें। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 3 का ये आखिरी हिस्सा भी समझ आ गया होगा। मैंने जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन 1 इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि बाकी 2 एक्शंस में भी यही चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ आप जो एक्शंस प्रायोरिटाइज़ करेंगे उन पर आपने काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच।